दिल्ली के हॉस्टल में लड़कियां फिटकरी मंगवाकर उसका क्या करती। मुझे जब पता चला तो मैं शर्म से लाल हो गई। राज जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मेरी बहन मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। हर हफ्ते मुझसे फिटकरी मंगाती और मुझसे कहती टीचर ने फिटकरी पर एक्सपेरिमेंट करने को कहा है। मैं करती हूँ। एक दिन पड़ोसी की लड़की को जो मेरी बहन के क्लास में पढ़ती थी मुझे कान में कहने लगी, दीदी एक रात अपनी बहन के कमरे में सोना, एक राज का पता चलेगा। अगली रात मैं छुपकर अपनी बहन के बेड नीचे लेट गई। अगले ही एक पल मेरी जान निकल गई जब मेरी बहन ने वह फिटकरी। हम लोग एक मिडिल क्लास के थे, लेकिन हमारे माँ बाप बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। हम अपने माँ बाप की 2 बहनें थीं और कोई भाई नहीं था। मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी और मैंने आर्ट्स लिया था। घर में सिलाई करती थी क्योंकि मैं अपने माँ बाप का हाथ बढ़ाना चाहती थी। और मेरी बहन बहुत इंटेलिजेंट थी। उसने माँ बाप से बोला कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और डॉक्टर बनना चाहती हूँ। फिर बस क्या था, हम तीनों उसके सपना पूरा करने में लग गए। जिस तरह माँ बाप को शौक था कि हमारी बेटी डॉक्टर बन जाए, उसी तरह मेरी छोटी बहन की भी दिल की ख्वाहिश थी और उसके लिए वह बचपन से ही दिन रात एक करके मेहनत कर रही थी और बहुत दिल लगाकर पढ़ाई करती थी। हमारा टूटा फूटा 2 कमरे का कच्चा मकान था। एक कमरे में हम दोनों बहनें रहती थीं और दूसरे कमरे में मम्मी पापा रहते थे। अक्सर हमारे कमरे में सारी रात लाइट जलती रहती थी और हमारा ख्याल था कि उसकी पढ़ाई इतनी ज़्यादा होती कि सारा रात भर जगना भी पड़ता है। और अपनी बहन को इस तरह मेहनत करते देख हमें उस पर बहुत फख्र भी होता था। एक तो हम पहले से ही गरीब थे, फिर माँ बाप ने जैसे तैसे करके मेरी शादी तो कर दी और मेरी बहन को खूब पढ़ाना चाहते थे क्योंकि वह पढ़ने में बहुत दिल लगा रही थी। अपनी बेटी पर भरोसा करते हुए उसे अकेले कॉलेज आने जाने की इजाज़त भी दे रखी थी, इसलिए लोगों की बातों भी फिर हमें सहनी पड़ती थी। और ये बातें तो सबसे पहले मेरे सास ससुर, फिर मेरे देवर और देवरानी ने करनी शुरू कर दी थी। लेकिन मुझे और मेरे पति को किसी की बातों की कोई परवाह नहीं थी। जब दूसरे लोग हमारी मर्जी की परवाह नहीं करते हैं और हमसे पूछकर अपनी ज़िंदगी और अपनी औलाद के बारे में फैसले नहीं करते हैं, तो हमें क्या पड़ी थी कि हम लोगों की बातों में आकर अपना फैसला बदल लेते या उनकी बातों से डर जाते। अपनी इतनी मेहनती और काबिल बेटी को घर की 4 दीवारी में कैद करके बिठा देते। आखिर लोग बातें भी कब तक करेंगे। आखिरकार थक हार कर एक दिन चुप होकर बैठ ही जाएंगे और जब हमारी बेटी डॉक्टर बन जाएगी तब यही लोग फख्र से कहते फिरेंगे कि हमारी पोती है जो डॉक्टर बनी है। मेरे देवर देवरानी कहेंगे कि यह हमारी भतीजी अपनी मेहनत से बनने वाली एक काबिल डॉक्टर है और सास और ससुर भी फख्र से कहेंगे कि भगवान का सब आशीर्वाद है, उनकी पोती एक डॉक्टर है। जब भी हम बेटी की मेडिकल की पढ़ाई का खर्चा, लोगों की बातें बर्दाश्त करते करते थक जाते थे तो यही छोटी छोटी बातें एक दूसरे से करते और अपने दिल की बात को हल्का कर अपने आप को खुशियाँ दिया करते थे। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से दुख सुख बांटते थे, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते थे और दम तोड़ती हुई उम्मीद को फिर से सहारा देकर जवान करते थे। आखिर हमारी दुआएं और हमारी बेटी की मेहनत रंग लाई थी और एसएससी के बाद मेडिकल कॉलेज में उसका सिलेक्शन हो गया था। उस रोज़ हमने पूरे मोहल्ले में जलेबियां बांटी थी। अब 4 साल की अब और पढ़ाई थी, लेकिन एक समस्या थी कि मेडिकल कॉलेज दिल्ली शहर में था और हम गाज़ियाबाद में रहते थे और रोज़ यह बस और रिक्शा का इतना ज़्यादा किराया नहीं दे सकते थे। एक बहुत बड़ी परेशानी की बात थी। आखिरकार बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद और अपनी बेटी के टीचरों के राय मशवरा से ये हल निकल आया कि हमारी बेटी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहेगी और हर हफ्ते की छुट्टी पर घर आ जाया करेगी और इस तरह रोज़ के कॉलेज जाने की समस्या भी हल हो जाएगा और मेरी बेटी अपनी पढ़ाई भी पूरा ध्यान से कर सकेगी। आखिरकार 4 साल की तो बात है, बस फैसला हो गया और मेरी बेटी हॉस्टल में रहकर पढ़ने लगी और हर हफ्ते की शाम को हॉस्टल से घर आ जाती और इतवार का दिन घर पर हमारे साथ पूरा वक्त गुजारने के बाद सोमवार की सुबह फिर से वापस चली जाती थी। इस तरह से मेरी बेटी का मेडिकल का पहला साल पूरा हो गया था और मेरी बेटी पूरी मेहनत और लगन से पढ़कर कमेटी रही थी।
लेकिन जैसे ही थोड़े दिनों के बाद उसकी पढ़ाई का सिलसिला फिर से शुरू हुआ तो हॉस्टल से वापस आने के बाद मेरी बेटी ने एक अजीब हरकत करना शुरू कर दी। वह जब भी छुट्टी पर एक दिन के लिए घर आती तो मुझसे कहती कि मम्मी मुझे बाज़ार से थोड़ी सी फिटकरी ला देना। जब मैं उससे पूछती कि उस फिटकरी का क्या करना है तो वह हर बार यही कहती कि टीचर ने फिटकरी पर एक एक्सपेरिमेंट को कहा है, मुझे वही एक्सपेरिमेंट करना है। मैं अपनी बेटी की यह बात मान लेती और उसे फिटकरी लाकर देती। तकरीबन 2 महीने तक यही सिलसिला चला और जब तीसरे महीने भी मेरी बेटी ने यही रूटीन रखी तो मुझे परेशानी सी हुई। आखिर ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट था जो पिछले 2 महीने से पूरा ही नहीं हो रहा था, और ये कैसा टीचर था कि हर हफ्ते एक ही काम देता था, लेकिन फिर यह भी सोचती कि हो सकता है कि कोई काम होता ही हो। आखिर मैं एक 5वीं पास को क्या पता मेडिकल की पढ़ाई कैसी होती है, लेकिन जबकि दिमाग में सवाल ने सर उठा ही लिया था तो इसलिए उस बार जब बेटी आई और उसने फिर से ये एक्सपेरिमेंट को कहकर फिटकरी मंगवाई तो मैंने उससे पूछ ही लिया कि यह हर हफ्ते तुम्हें एक ही काम क्यों मिलता है। मेरा सवाल सुनकर पहले तो मेरी बेटी कुछ थोड़ा सा घबराई और फिर खुद को संभालते हुए बोली कि मम्मी एक काम हमें क्लास में तब तक मिलता रहता है जब तक वह सारा ठीक हो ना जाए और फिटकरी पर करने वाला एक्सपेरिमेंट नाकाम रहा है, इसलिए जब तक एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हो जाता तब तक ये काम मिलता रहेगा। मेरी बेटी के इतने लंबे चौड़े जवाब ने मेरी तसल्ली करवा दी और मेरे दिल से सारे शक और सारे सवालात ख़त्म हो गए। मैंने खुशी खुशी बेटी को फिटकरी लाकर दे दी। एक रात हमारे पास अपने घर में गुजारने के बाद मेरी बेटी वापस हॉस्टल चली गई। उसके जाने के बाद पीछे से मैंने उसके कमरे की जब सफाई की तो वहाँ एक चीज़ देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे अपनी बेटी पर बहुत भरोसा था, लेकिन जब वह चीज़ें देखने के बाद उससे मेरा अपनी बेटी पर वो आंखें बंद करके किए जाने वाला भरोसा डामाडोल हो रहा था। आखिर कुछ तो ऐसा था जो मेरी बेटी मुझसे छुपा रही थी, लेकिन वह क्या छुपा रही थी ये मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी। और फिर ये सवाल ही पैदा हुआ था कि आखिर को जो कुछ भी था उसे छुपाना क्यों पड़ा था। मेरा दिल तरह तरह के वहम और शक का शिकार हो रहा था और मुझे बहुत ही बुरे से ख्याल सता रहे थे। मैंने अपना काम वहीं पर छोड़ दिया और अपनी बेटी के कमरे से वह चीज़ उठाकर बाहर निकल आई और सोचने लगी कि अब हकीकत का पता कैसे लगाया जाए। बेटी से तो पूछ नहीं सकती थी क्योंकि वह कभी भी मुझे सच नहीं बताती। फिर दूसरा ऐसा कौन सा रास्ता था जहाँ से मुझे सच मालूम हो जाता और मेरे दिल को तसल्ली मिल जाती, मेरे सारे वहम दूर हो जाते। सोचते सोचते अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और मैं खुश हो गई। बाकी मुझे यहाँ से हकीकत मालूम हो सकती। मैं फ़ौरन से उठी, अपना दुपट्टा लिया, घर से बाहर निकल आई और मैं जहाँ जा रही थी रोड था जहाँ पर एक लाइन में बड़े बड़े प्यारे प्यारे से पक्के घर बने हुए थे। मैंने उनमें से काले रंग के दरवाजे पर जा पहुँची, दरवाज़ा नॉक किया और अंदर चली गई। एक बहुत अमीर फैमिली से था जिनके घर में काम करती थी और वह काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे। उन साहब की एक बेटी जो मेरी ही बेटी के हम उम्र थी और वह भी डॉक्टर बन रही थी और उसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी जहाँ मेरी बेटी पढ़ रही थी। लेकिन यह हॉस्टल में नहीं रहती थी बल्कि रोज़ाना ही आती जाती थी क्योंकि वह खुद ही उनकी अपनी गाड़ी थी और अपनी गाड़ी से खुद ही चलाकर आती जाती थी। फिर उनके घर में मैं उनकी बेटी से मिली। मुझे देखते ही उसने मुझे पहचान लिया कि मैं थोड़े ही दिन पहले बेटी की कुछ किताबों की अदली बदली के लिए गई थी। तभी से मुझे मालूम था कि मेरी बेटी के साथ ही ये भी पढ़ती है। उसने मेरी बहुत ही बारीकी से बात सुनी और जैसे ही मेरी बात पूरी हुई वह परेशान हो गई। मैंने उसे अपने हाथ में पकड़ी हुई फिटकरी भी दिखाई जो मुझे बेटी के कमरे से मिली थी। सेठ साहब की बेटी ने उसको बहुत गौर से देखा और फिर मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी, आप चिंता ना करें, कॉलेज में उस पर नज़र रखेंगी और उसकी हर चीज़ पर नज़र रखेगी और फिर मुझे आकर बताएगी। मैंने उससे ये भी बताया था कि मेरी बेटी जब घर आती है मुझसे ये कहकर मंगवाती है कि उसे कोई प्रैक्टिकल करना है। उसे इस बात पर भी हैरानी हुई और कहने लगी कि उन्हें ऐसा तो कोई काम नहीं मिलता। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया था कि कुछ ना कुछ
गलत ज़रूर है और मेरी परेशानी में एकदम बढ़ोतरी सी हो गई थी। अगर मेरी बेटी पढ़ाई से हटकर कुछ गलत कामों में पड़ गई थी तो फिर यकीनन बदनामी और रुसवाई के साथ ही साथ लोगों के ताने भी हमारे घर तक पहुंचने वाले थे। मेरी ऐसी हालत देखकर सेठ साहब की बेटी ने मुझे तसल्ली दी और कहा, मैं फ़िक्र नहीं करूं और ज़रूर असल बात मालूम करूंगी और अगर कोई गलत बात हुई तो मेरी बेटी को डांटने की पूरी कोशिश करेगी। उसने मुझसे कहा कि उसकी चीज़ें वहीं वापस अपनी बेटी के कमरे में रख दो जहां से वह मुझे मिली है, ताकि मेरी बेटी को शक ना हो। हमें अनजान बन जाना है। मैंने ऐसा ही किया और घर आकर अब दिन रात मेरी एक ही काम था, बस अपने भगवान से प्रार्थना मांगना। उसके साथ ही साथ मुझे बहुत ही बेचैनी से हफ्ता गुजरने का इंतज़ार था। कब हॉस्टल से छुट्टी होती और मेरी बेटी घर आती तो मुझे कुछ न कुछ मामले की खबर तो होती। भगवान करे वक्त गुजर गया और हफ्ते की शाम मेरी बेटी एक दिन छुट्टी पर घर रहने आई। मैंने अपनी बेटी का सिर से पैर तक निहारा, लेकिन मुझे किसी किस्म की कोई बदलाव उसके अंदर नज़र नहीं आया। वह बिल्कुल पहले जैसी थी। उसका रवैया भी बिल्कुल पहले जैसा था। कुछ भी ऐसा नहीं था जो मुझे वहम में डालता, लेकिन मैं भी क्या करती। जब से बेटी के कमरे से वह चीज़ मिली थी, मेरे दिल में शक का बवाल पैदा हो गया था। बेटी ने फिर से कहकर फिटकरी मंगवाई कि उसे कोई एक्सपेरिमेंट करना है। मैंने भी कुछ भी बताए बगैर उसे फिटकरी लाकर दे दी थी और खुद में चुपचाप से सेठ साहब की बेटी का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि उसने कहा था कि जब मेरी बेटी हॉस्टल से वापस आएगी तो वह मेरे घर आएगी और जो सारी बात उससे उस दिन मालूम हुई वह मुझे बताएगी। इतवार के दिन दोपहर 2 बजे के करीब सेठ साहब की बेटी हमारे घर आई। तब मेरी बेटी सो रही थी। उसने मुझसे कहा, मुझे मेरी बेटी को जगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं मेरे पास बैठ गई और जो कुछ उसने मुझे बताया उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी बेटी की ऐसी परवरिश और ऐसी शिक्षा तो बिल्कुल भी नहीं की थी कि फिर उस रास्ते पर कैसे चल पड़ी थी। मैं हैरान परेशान सी सोच में गुम थी, लेकिन अब तो पानी सर से ऊपर जा चुका था। मेरी बेटी जिस रास्ते पर चल पड़ी थी वह दुनिया में बदनामी और जिल्लत का रास्ता था। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। मुझे उस तरह परेशानी और उम्मीदें दम तोड़ती नज़र आ रही थी। सेठ साहब की बेटी ने कुछ तसल्ली दी और मेरे कान में बोली, आंटी आप इस तरह परेशान नहीं हो, बल्कि इस परेशानी की समाधान सोचें और ऐसा करें, एक रात छुप कर अपनी बेटी के कमरे में सोएं और देखें कि वो रात को क्या करती हैं। फिर मैंने सेठ साहब की बेटी की बात मान ली और उसके पास सोने के लिए मैंने अपनी बड़ी बेटी को ससुराल से बुलाया। मेरी बेटी उस वक्त तो अपने हॉस्टल में वापस चली गई। मुझे फिर से उस एक हफ्ते का इंतज़ार था। जब मेरी बेटी घर रहने आई तो उस रात मैं अपनी बड़ी बेटी को उसके कमरे में सोने के लिए भेजा। जब मेरी बेटी ने उसकी बात बताई तो मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं जो पिछले एक हफ्ते से भगवान से प्रार्थना कर रही थी, जो कुछ भी मुझे सेठ साहब की बेटी ने बताया वह सब झूठ हुआ। वह मुझे अपनी आंखों से कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखाई दिया जो उन सब बातों को सच साबित करे। लेकिन अफसोस कि मेरी भगवान ने कोई भी प्रार्थना पूरी नहीं की और जानलेवा सच्चाई मेरे नज़रों के सामने साबित हो गई थी। जो सेठ साहब की बेटी ने कहा था वह मुझे कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उल्टा मेरी पहली की समझ बूझ भी अब ख़त्म सी हो गई थी। लेकिन यह बात भी ठीक थी कि मेरे पति को इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। एक बात तो मैंने जान ली ही थी कि अब मेरी बेटी कभी डॉक्टर नहीं बन सकती थी, लेकिन जिस दलदल में वह गिरती जा रही थी शायद उससे निकल मैंने ये फैसला किया कि मैं अपने पति से इस सारे मामले को छुपा कर ही रखूँगी और सेठ साहब की बेटी से विनती करूँगी कि मेरे साथ उसकी सच्चाई ढूंढने में मेरी मदद करे और मुझे सच से अवगत करवाए। इस तरह अब वह मेरी बेटी को इस दलदल से निकालने में मेरी मदद करे। अगले दिन मैं फिर से सेठ साहब के घर गई थी। मैंने रोते हुए सेठ साहब की बेटी से विनती की कि वह मेरी मदद करे ताकि मैं अपनी बेटी को बचा सकूं। वह एक समझदार लड़की थी। वह जानती थी कि जिस दलदल में मेरी बेटी फंस गई थी, अगर उसे वहां से ना निकाला जाता तो उसकी मौत भी हो सकती थी। और यह भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली मेरी बेटी जैसी कई और लड़कियां उस दलदल में फंस चुकी हैं और मेरे या उसके लिए अकेले ये सब कर पाना मुमकिन नहीं था कि उनकी मदद की जाए, उन्हें उस दलदल से निकाला जाए और उन्हें सही और गलत
तमीज़ सिखाई जा सके, इसलिए हमारे पास एक ही रास्ता था। उस समय हमें एक बड़े और समझदार इंसान की ज़रूरत थी और हमारे सामने उस वक्त सेठ साहब के अलावा और कोई नहीं था। इसलिए मैंने और सेठ साहब की बेटी ने हिम्मत करते हुए सेठ साहब से बात करने का फैसला किया और उनके पास जाकर A to Z बातें बता दी। पहले मेरी बात सुनकर वह थोड़ा सा गुस्सा हुए। मुझे डर सा लगने लगा कहीं सेठ साहब हमें मदद करने के लिए मना ना कर दें, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि सेठ साहब के दिल में भी भगवान का डर था, इसलिए वह मदद करने के लिए तैयार हो गए। मामला थोड़ा गंभीर था और बहुत से घरों की इज्जत उससे जुड़ी हुई थी, इसलिए इस मामले को जल्दी खामोशी से ही करना था। इसलिए सेठ साहब ने सबसे पहले अपने जानने वाले पुलिस के आला अधिकारी को फ़ोन किया और उन्हें सारी बात बताते हुए अपने सारे मामले की तहसील से जांच करने की अपील की। पुलिस वाला इस मामले को जांच करने के लिए तैयार हो गया। उसने सारे मामले की तह तक कार्रवाई की और नतीजे पर रोंगटे खड़े कर देने वाले मालूमात हम सुनने वालों के दिल कांप उठे। सेठ साहब ने अपनी बेटी को भी उस कॉलेज से निकलवा लिया और दूसरी जगह दाखिला करवा दिया। शरीफ लोग यहाँ अपनी बेटियाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं। सेठ साहब भी एक शरीफ और इज्जतदार इंसान थे और उन्होंने वही किया था जो एक इज्जतदार इंसान को करना चाहिए था। पुलिस ने और किसी भी लड़कियों का नाम आए बगैर सारे मामले का बेखूबी तरीके से जांच किया था। फिर कॉलेज के जितने सारे इंचार्ज थे और टीचर वगैरह थे, उन सब पर एकदम गहरी कार्रवाई शुरू कर दी और उनकी बचने की और माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं थी। मेरी बेटी भी अब कॉलेज से घर वापस आ गई थी। मैंने बेटी को कॉलेज से निकलवा दिया था और अब ज़्यादा देर तक छुपा हुआ नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने अपने पति को भी बेटी के घर आने के दूसरे दिन ही सारी बात बता दी थी। वह सुनकर तो बिल्कुल थोड़ी देर चुप से ही हो गए थे और जब उनके होश आवाज़ थोड़े बहाल हुए तो उसने गुस्से में आकर बेटी को मारना पीटना शुरू कर दिया। वह तो पहले ही फिटकरी के इस्तेमाल से अधमुई सी हो गई थी, मार को सहन नहीं कर सकी और बेहोश हो गई। मेरा पति इतने गुस्से में था कि वह बेटी को माफ़ करने पर तैयार नहीं था, इसलिए जब मैंने उससे कहा कि बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, अस्पताल लेकर चलते हैं, तो वह मुझ पर भी गुस्सा करने लगा। लेकिन औलाद आखिर औलाद ही होती है, इसलिए ज़्यादा देर पत्थर दिल नहीं बन सके। इलाज के लिए बेटी को अस्पताल ले आए। यहाँ पे एक बार फिर सेठ साहब ने हमारी मदद की। हमारी बेटी अब पहले से सेहतमंद होने लगी थी। हम दोनों से शर्मिंदा थी और रो रो कर हमसे माफ़ी मांगती थी। हम तो माँ बाप थे, हमने तो उसको माफ़ी मांगने से पहले ही माफ़ कर दिया था, लेकिन उसका क्या फ़ायदा था। उसका भविष्य तो अब तबाह हो चुका था। हमारा ख्वाब चकनाचूर हो गया था। हमारी बेटी अब कभी डॉक्टर नहीं बन सकती थी। उस पर खर्च करने के लिए हमारे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे और ना ही हम अब पहले जैसा उस पर भरोसा करते थे। जब मैंने अपनी बेटी के कमरे की सफाई की थी तो मुझे उस रोज़ सफाई करते वक्त कुछ पुड़िया नज़र आई। आखिर ये सब क्या था और कहाँ से आया था, क्योंकि मैंने तो अपनी बेटी को कभी ये सामान खरीद कर ही नहीं दिया था। लेकिन उसे खोल कर देखते ही मेरे होश उड़ गए थे। वह एक नशे की पुड़िया थी और उसके ऊपर से पिसी हुई फिटकरी इस तरह से छिड़की हुई थी कि वह खोल कर देखने पर फिटकरी ही लगती थी। नशे से मेरी बेटी का क्या काम है? क्या यह भी मेडिकल की पढ़ाई में किसी प्रैक्टिकल के लिए चाहिए होती है? अब बस यही पूछने और अपने सवाल की तसल्ली के लिए मैं सेठ साहब की बेटी के पास चली गई। लेकिन उसने मुझे बताया कि नशा तो क्या, उन्हें तो कभी फिटकरी की भी ज़रूरत नहीं आती। इसलिए मेरी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मुझे परेशान देखकर सेठ साहब की बेटी ने मुझसे वादा किया कि वह मुझे असल बात पता करके बता देगी। और फिर जब उसने कॉलेज में मेरी बेटी का पीछा किया और उसने सुराग लगाया तो जो बात उसे मालूम हुई, उसने मुझे और साथ में ये भी बताया कि मुझे छुप कर देखना चाहिए कि आखिर मेरी बेटी फिटकरी का करती क्या है। दरअसल मेडिकल कॉलेज की इंचार्ज को अपने नीचे होने वाले नशे के धंधे से बेखबर थी और अफसोस की बात यह थी कि हॉस्टल के वार्डन और कॉलेज के कुछ मास्टर चौकीदार भी इसमें शामिल थे। वे खुलेआम कॉलेज में नशा बेचते थे और पढ़ने वाले बच्चों को नशे पर लगाते थे। उनका टारगेट ज़्यादातर लड़कियां थीं, जिन्हें नशे की आदत डालकर उनसे जिस्म फरोशी भी करवाते थे। मेरी बेटी भी हत्ते चढ़ गई थी। शुरू में तो उन्होंने पैसे की लालच भी दिया था और अब मेरी बेटी भी लालच में आ गई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वे पैसे देने के बजाय
हथियाने लगे थे। अब जब तक मेरी बेटी को नशे की लत लग चुकी थी और अब वह नशे के बगैर नहीं रह सकती थी, इसलिए वह उनके झांसे में आती रहती और अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती रही। ये कहानी थोड़ा बड़ा था। बेटी की तरह और भी बहुत सी मेडिकल की पढ़ने वाले बच्चे नशे का शिकार हो चुकी थीं और उनका इस्तेमाल करते हुए नशा बेचने वाले काले धंधे वाले वह अपने जेब भर रहे थे और इसी के चक्कर में मेरी बेटी भी बर्बाद होती जा रही थी। वह भूल चुकी थी, लेकिन अभी इतनी इंसानियत उसमें बाकी थी। वह हमारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए जो भी नशे की पुड़िया घर लाती उसमें फिटकरी रख देती थी, इस तरह मिला देती कि देखने में वह फिटकरी जैसी लगती थी और उसका नशा भी पूरा होता रहता। इसलिए वह मुझसे कहकर फिटकरी मंगवाती और इस तरह इस्तेमाल करती। उस रात जब मैंने अपनी बड़ी बेटी को कमरे में सोने के लिए कहा तो मेरी बेटी वही फिटकरी पीसकर नशे की गोलियों में डाल रही थी और फिर नशे की पुड़ियाँ डालकर मुंह में सो गई थी और एक पुड़िया घर पर ही भूल गई थी। फिर खुलते खुलते सारी हकीकत खुल चुकी थी, लेकिन अफसोस की बात तब खुली जब पानी सर से ऊपर चला गया और मेरी बेटी का भविष्य बर्बाद हो चुका था। अब वह फिलहाल ठीक हो चुकी है, उसका नशा भी छुड़वा दिया है, लेकिन उसके डॉक्टर ना बनने सकने की वजह से मोहल्ले में थू थू हो गई है और रिश्तेदार जो ताने देते हैं और जलित कटी सुनाते हैं उनसे हमारा दिल भी दुखता है। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।